गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हमने माल के विरुद्ध असंगत विक्रेता के अधिकारों के बारे में बात की। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए। असंगत विक्रेता हम किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसे माल की कीमत है वो अदा नहीं की गई है, उसे हम असंगत विक्रेता कहते हैं। उसके कुछ अधिकार होते हैं जब उसे उसके माल की कीमत है उसका भुगतान नहीं किया जाता है। वो अधिकार क्या होंगे? माल है उसको धारण करने का अधिकार, माल को पुनः विक्रय करने का अधिकार। यदि माल उसके यहाँ से डिलीवर कर दिया गया है, विक्रेता के यहाँ से डिलीवर कर दिया गया है, तो उसे अभिवहन यानी कि मार्ग में रोकने का अधिकार तथा वाद लाने का अधिकार, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार, ब्याज तथा अन्य खर्चे प्राप्त करने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार हैं वो असंगत विक्रेता के अधिकार होते हैं। आज हम इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, जो है कि असंगत विक्रेता है उसे धारणा अधिकार संबंधी प्रावधान, यानी असंगत विक्रेता को धारण करने के अधिकार के संबंध में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, किन किन परिस्थितियों में वह अपने माल को धारण कर सकता है। धारण करने का अधिकार धारणा अधिकार है, उसका शाब्दिक अर्थ जो है वो ये है कि माल को रोकने का अधिकार, यानी कब वह अपने माल को रोक के रख सकता है। धारणा अधिकार का तात्पर्य ये होता है। तो जाहिर सी बात है कि असंगत विक्रेता है उसे जब उसकी कीमत की अदा नहीं की जाती, उसके माल की कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विक्रेता के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने माल को अपने पास ही रखे, चाहे उसने संविदा कर ली हो। तो धारा 46 है, उसमें बताया गया है कि विक्रेता का यह अधिकार है जब वह माल की कीमत के लेखे उसे प्रदान नहीं किए जाते हैं तब तक अपने माल को धारण रख सकता है, यानी अपने माल को रोके रख सकता है। तो विक्रेता है वो क्या करेगा? विक्रेता का उस माल पर कब्जा रहता है तथा क्रेता है उस माल की कीमत का भुगतान नहीं करता है। उस परिस्थिति में वह अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है। धारणा अधिकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये कह सकते हैं कि धारण करने का अधिकार। दूसरा ये कि धारणा अधिकार है वो कब्जे से संबंधित वाद है, ना कि स्वामित्व से। जब माल है उसका स्वामित्व चाहे आपने क्रेता को दे दिया हो, लेकिन विक्रेता ने माल का कब्जा अपने पास रखा है, यानी माल है वो अभी भी उसका कब्जा है वो अभी भी विक्रेता के पोजीशन में है, यानी विक्रेता के पास ही वह माल पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में ही विक्रेता अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। धारा 47 है वो ये कहती है कि माल का असंगत विक्रेता जिसका कब्जा माल पर हो रहता है वह निम्न दशाओं में, यानी कब कब उसे प्रतिधारित रख सकता है, जब उसको कीमत का ना तो संदाय किया गया है ना ही उसे निवेदित किया गया है, तब वह अपने माल को रोके रख सकता है, उसका कब्जा अपने पास रख सकता है। लेकिन कुछ प्रावधान हैं जिसके अंदर वो उसे डिलीवर कर देता है, या कुछ अन्य परिस्थितियां हैं जिसमें वह अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो कब वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका पहला पॉइंट है वो ये बताता है कि जब माल उधार न बेचा गया हो। फर्स्ट पॉइंट है जब माल है वो उधार नहीं बेचा जाता है तो ही विक्रेता अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। क्यों? क्योंकि धारणा अधिकार है वो किससे संबंधित है? वो कब्जे से संबंधित अधिकार होता है। उसी स्थिति में विक्रेता अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो धारा 5 के अंदर ये बताया गया था कि विक्रेता को यह अधिकार होता है कि वह माल है उसकी कीमत एक मुश्त प्राप्त कर सकता है, किस्तों में उसका संदाय कर सकता है, या आगामी किसी तिथि पर भी उसका पेमेंट है वो ले सकता है।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब विक्रेता है वो माल का कब्जा तो क्रेता को सौंप देता है, उस स्थिति में धारणा अधिकार का प्रयोग है वो नहीं कर सकता। सपोज कि माल है वो पहले ही उधार उसे दे दिया गया है और क्रेता से ये कहता है कि आप महीने की इस तारीख को मुझे इसका भुगतान कर देना। अब क्या हुआ, माल है वो तो क्रेता के पास चला गया, तो धारण करने का अधिकार है वो विक्रेता का समाप्त हो जाता है। वो अब किसी भी कंडीशन में अपने माल पर वापस अपना पोजीशन, अपना कब्जा है वो प्राप्त नहीं कर सकता। अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस परिस्थिति में ये होता है कि विक्रेता के पास अब एक विकल्प बचता है, वो ये कि कीमत के लिए वो क्रेता के ऊपर वाद ला सकता है। तो यदि विक्रेता ने माल उधार में बेच दिया है तो उस कंडीशन में विक्रेता को माल पर धारणा अधिकार समाप्त हो जाता है। वो अब इस परिस्थिति में माल पर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, धारणा अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये एक कंडीशन होती है कि वह अपने धारणा अधिकार का अगर प्रयोग करना चाहता है तो माल को उधार ना बेचे। दूसरी कंडीशन आती है कि जब माल उधार पर बेचा गया है परंतु उधार की अवधि है वह समाप्त हो गई है। माल तो उधार बेच दिया लेकिन उसकी अवधि है वो समाप्त होती है। कई बार क्या होता है कि माल है वो, माल के लिए एक निश्चित तारीख तय कर ली जाती है कि इतनी तारीख को मैं भुगतान करूँगा और महीने की इस तारीख को मैं अपना माल है वो आपसे प्राप्त कर लूँगा। उस कंडीशन में विक्रेता है वो अपने धारणा अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि माल उधार बेचा जाता है तो धारणा अधिकार समाप्त हो जाता है, धारणा अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। परंतु यदि उधार की अवधि है वो समाप्त हो गई है, माल पर कब्जा है वो अभी भी विक्रेता के पास ही है, तो उस स्थिति में माल को वह विक्रेता प्रतिधारित कर सकता है, वापस अपना कब्जा उस पर प्राप्त कर सकता है। आगामी किसी दिन पे उसे कहता है कि इतनी तारीख को आपको भुगतान करना है, वो नहीं करता और कब्जा अभी भी विक्रेता के पास रहता है, तो वो अपना माल किसी अन्य व्यक्ति को परिधान कर सकता है। जब तीसरी कंडीशन आती है कि जब क्रेता है वो दिवालिया हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि क्रेता दिवालिया हो जाता है, इसकी जानकारी है वो विक्रेता को प्राप्त हो जाती है, तो विक्रेता उससे अपनी संविदा करने से मना कर सकता है और अपने माल पर अपना कब्जा है वो पुनः प्राप्त कर सकता है। जब माल उधार बेचा गया है और क्रेता के दिवालिया होने की सूचना है वो किसी भी प्रकार से विक्रेता के पास आ जाती है, तो धारणा अधिकार है वो उजागर हो जाता है, धारणा अधिकार का प्रयोग है वो अब विक्रेता कर सकता है। धारणा अधिकार दिवालिया है वो किसे कहते हैं, धारा 2(8) में मैंने आपको पहले बताया था कि दिवालिया वो व्यक्ति होता है जो कारोबार के अनुक्रम में अपने ऋणों का संदाय करना बंद कर देता है, या फिर जब उसको अपनी किस्त है, जब वो सोध्य होनी है उसका भुगतान करना बंद कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम दिवालिया कहते हैं। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि न्यायालय ही उससे घोषित करे कि ये व्यक्ति दिवालिया हो गया है। यदि वो मार्केट से पैसा उधार लेता है या माल उधार लेता है और निश्चित तारीख पर संदाय करने का, पेमेंट करने के लिए कहता है, लेकिन उस तारीख को उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता और हर एक कारोबार के साथ व्यक्ति के साथ वह ऐसा करता है, तो ये मान लिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को दिवालिया मान लिया जाता है। लेकिन उधार की अवधि है, उधार की अवधि के बीच भी यदि विक्रेता को ये पता चल जाता है कि क्रेता है वो दिवालिया हो गया है, तो विक्रेता अपने माल को धारण कर सकता है। इस कंडीशन में भी धारणा अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो इन सारी के सारी परिस्थितियों में विक्रेता है वो अपने धारणा अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसके संबंध में कुछ वाद हैं जो कि आप अपनी बुक से देखेंगे।
अब हम बात करते हैं कि धारणाधिकार है उसका पर्यवसान यानी धारणाधिकार कब समाप्त हो जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो धारा 39 है वो ये कहती है कि असंदर्भ विक्रेता है, असंदर्भ विक्रेता को प्राप्त विक्रीत मान पर धारणाधिकार है वो कुछ निम्न परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। वे परिस्थितियाँ कौन सी है जब विक्रेता धारणाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो पहली कंडीशन आती है कि जब माल है वो वाहक को या उसके उपनिहिती को, माल है वो वाहक या किसी अन्य उपनिहिती को परिधान कर दिया जाता है तो धारणाधिकार है वो समाप्त हो जाता है। तो धारा 39 एक ए उसमें ये बताया गया है, उसके अनुसार क्या होता है कि जब माल है वो क्रेता को पारेषित यानी कि उसे देने के लिए क्रेता के पास भेजने के उद्देश्य से, उसके पास पहुंचाने के उद्देश्य से वाहक को या किसी अन्य उपनिहिती को प्रदान कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में माल पर धारणाधिकार है वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि क्रेता है वो माल लेने के लिए किसी अपने एजेंट को भेजता है, अपने उपनिहिती को या वाहक को देता है, गाड़ी वाले को दे देता है, तो उस कंडीशन में विक्रेता के पास कोई विकल्प नहीं बचता। क्यों? क्योंकि माल है वो तो डिलीवर कर दिया गया है, अब वो मार्ग में है। तो उस कंडीशन में पहले सूचना के साधन भी इतने नहीं थे कि माल है उसे किसी प्रकार से रोका जा सके। तो यदि क्रेता के पास पहुंचाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परिधान कर दिया गया है या फिर उपनिहिती को दे दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि कब्जा है वो अब क्रेता का मान लिया जाएगा और विक्रेता का धारणाधिकार है वो समाप्त हो जाता है। दूसरी कंडीशन आती है कि जब माल का कब्जा है वो क्रेता या उसके अभिकर्ता को सौंप दिया जाता है। तो धारा 39 एक बी के अंदर ये बताया गया है कि माल का कब्जा क्रेता या उसके अभिकर्ता को सौंप दिया जाता है तो विक्रेता का धारणाधिकार है वो समाप्त हो जाता है। इसमें एक शब्द आपको ये मिलेगा कि जब क्रेता या उसका अभिकर्ता माल पर कब्जा विधिपूर्ण अभिप्राप्त कर लेता है तो यहाँ पर जो विधिपूर्ण है उसको हम हाईलाइट करेंगे कि विधिपूर्ण है उसका क्या मतलब है। संविदा कब होनी चाहिए? संविदा विधिपूर्ण होनी चाहिए तो ही वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित करवाई जा सकती है। विधिपूर्ण कब मानी जाएगी? जब संविदा है वो पक्षकारों संविदा करने के लिए पक्षकार सक्षम हो, किसी प्रकार की सम्मति पक्षकारों के द्वारा प्रदान की गई है तो उसमें किसी तरह का कपट नहीं किया गया है, पक्षकार है वो भूल में नहीं है, असम्यक असर का प्रयोग नहीं किया गया है, संविदा के संबंध में दुर्व्यपदेशन नहीं किया गया है तो ये माना जाएगा कि वो विधिपूर्ण अभिप्राप्त की गई है। लेकिन कब्जा क्या करते हैं क्रेता और उसका अभिकर्ता है वो विक्रेता से किसी भी प्रकार की प्रवंचना करके या कपट करके माल का कब्जा है वो प्राप्त कर लेते हैं। उस कंडीशन में विक्रेता का धारणाधिकार है वो समाप्त नहीं होता, उसे अब भी अपने माल पर धारणाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार रहता है, वो अपने माल को वापस ले सकता है। न्यायालय में ये साबित कर सकता है कि मेरे साथ कपट किया गया था या मुझे धोखा दिया गया था, मैं संविदा के विषय में भूल में था। तो इन सारी की सारी परिस्थितियों में न्यायालय ये सारी बातें देखेगा कि क्या सच में ही विक्रेता है वो भूल में था, उसके साथ कपट हुआ या प्रवंचना की गई, तो विधिपूर्ण है वो अपने आप में वाइड है कि विक्रेता है उसने क्रेता को कब्जा या उसके अभिकर्ता को कब्जा है वो विधिपूर्ण प्रदान किया हो तो ही धारणाधिकार है वो समाप्त होता है, अदरवाइज उसका धारणाधिकार है वो माल पर बना रहता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जब विक्रेता द्वारा धारणाधिकार का अभित्यजन कर दिया जाता है, यानी कि विक्रेता ने स्वयं ही अपने धारणाधिकार का प्रयोग है उसे समाप्त कर लिया है, उसको त्याग दिया है।
ये कब करता है कि जब है विक्रेता है वो क्रेता से कहता है कि मैं आप कीमत है उसका माल की कीमत है उसको भुगतान कर दीजिएगा, और अपने धारणा अधिकार को वो स्वयं ही त्याग देता है। ऐसा त्याग है वो अभिव्यक्त और विवक्षित भी हो सकता है, यानी वो लिख कर भी दे सकता है और अपने आचरण द्वारा भी उसे स्पष्ट कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि विक्रेता है वो किन किन बिंदुओं में अभी त्याग कर सकता है, यानी धारणा अधिकार को त्याग सकता है। जब कीमत क्रेता को कीमत अदा करने के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति को नियोजित कर लेता है कि उसके द्वारा किसी प्रकार की गारंटी दे दी जाती है, यानी क्रेता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गारंटी दे दी जाती है कि तुम्हें कीमत का अदा कर दी जाएगी, तो उस कंडीशन में वो अपना धारणा अधिकार है उसका त्याग कर देता है। फिर आती है कि विक्रेता क्रेता का माल बेचने की अनुमति प्रदान कर देता है, यानी विक्रेता ने स्वयं अपने माल को बेचने की अनुमति है वो क्रेता को प्रदान कर दी है। मूल्य का भुगतान है वो ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त कर लिया है, तो उस कंडीशन में भी धारणा अधिकार है वो त्याग सकता है। मूल्य के भुगतान किए जाने के लिए कोई अवधि है वो बढ़ा देता है, यानी कि एक निश्चित तारीख है वो तय कर ली महीने की, और उस महीने को वो क्रेता है उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है और विक्रेता के द्वारा उसे समय प्रदान कर दिया जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि क्रेता ने अपने धारणा अधिकार है उसका त्याग कर दिया है। तो इन दशाओं में हम ये मानेंगे कि विक्रेता के द्वारा धारणा अधिकार है उसका अभित्याग कर दिया गया है। एक कंडीशन आती है कि विक्रेता द्वारा माल की कीमत के लिए डिक्री प्राप्त कर लेने मात्र से ही विक्रेता का धारणा अधिकार है वो समाप्त नहीं हो जाता, यानी कि माल है उसको क्रेता को सौंप दिया गया है, कब्जा है वो अभी भी कुछ भाग है वो परिधान कर दिया गया है और कुछ भाग है वो विक्रेता के पास ही बना रहता है। तो अगर क्रेता है वो न्यायालय से किसी प्रकार से आदेश प्राप्त कर लेता है कि डिक्री प्राप्त कर लेता है कि मुझे उस माल का परिधान है वो करवाया जाए, तो जहाँ विक्रेता क्या करेगा, विक्रेता ये करेगा कि न्यायालय में ये साबित करेगा कि उसकी कीमत है उसको अदाय नहीं की गई है, तो न्यायालय के डिक्री प्रदान कर देने मात्र से किसके फेवर में, क्रेता के पक्ष में यदि डिक्री जारी कर दी जाती है न्यायालय के द्वारा, तो उस कंडीशन में भी विक्रेता का धारणा अधिकार है वो समाप्त नहीं होता है। वो न्यायालय को ये बता सकता है कि मुझे मेरे माल की कीमत है वो अदा नहीं की गई है, इस वजह से मैंने इसके माल को रोक रखा है। तो ये सारी की सारी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें विक्रेता है वो अपने धारणा अधिकार का प्रयोग कर सकता है। उसका धारणा अधिकार है निम्न परिस्थितियों में कब कब है वो समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।